तो इंटैक्ट अगर हो सकता है तो हैक भी हो सकता है, अगर हैक हो सकता है तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें हम तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन आज जो सत्ता में है उन लोगों ने ये चीज़ें 2009 के इलेक्शन के बाद 2014 तक लगातार बोली भी है, कोर्ट में पिटीशन भी डाला है। उनके पिटीशन के आधार पे ही वीवीपैट का जो है एक प्रावधान जो है ईवीएम मशीन के साथ किया गया, और वही लोग सबसे बड़े विरोधी रहे हैं ईवीएम के 2014 तक। और आज वो लोग 10 साल से सत्ता में हैं और वो ईवीएम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, लंदन के कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूव किया है, टेक्नीशियंस ने प्रूव किया है कि ईवीएम तो हम कहीं पे भी, अगर अटलांटिका में भी कोई बैठा है तो अपने एक्सपर्टीज से ईवीएम को हैक कर सकता है किसी भी अन्य देश के या अन्य जगह पर। दोस्तों, इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच में मैं शाकिर रज़ा ख़ान आप सभी का खैर मकदम करता हूं। और आज के इस शो में हमारे साथ जो नागपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिस शख्सियत का तारुफ मैं इस तरीके से कराना चाहूँगा कि जहां अंधेरा घना हो जाए तो वहाँ ये शख्स जो है रोशनी बन के रास्ता दिखाने आ जाता है। जहाँ भटक जाए तो भटके वो का हाथ थाम कर उसे सही राह पे लाने के लिए ये शख्स सामने आ जाता है। ये ऐसा शख्स है हमारे शहर में जो अंधेरे में भी रोशनी देता है और पूरे आकाश में भी ये तो समाया हुआ है, क्योंकि इनका नाम ही है एडवोकेट आकाश मून साहब। एडवोकेट आकाश मून साहब नागपुर शहर के रहने वाले हैं। आप पेशे से लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नागपुर, हाई कोर्ट मुंबई और मुंबई नागपुर बेंच और मुंबई दोनों, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का जो एरिया है वो सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम एडवोकेट आकाश मून साहब से। आकाश मून साहब, आपने आज है तो हमारे चैनल पे साक्षात्कार के लिए समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों और अपनी जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका मोस्ट वेलकम सर। तो आकाश सर, हम अपने साक्षात्कार को शुरू करें तो ओपनिंग रिमार्क्स में आप कुछ ईवीएम के सब्जेक्ट पे बात करेंगे आज हम आपसे। हाँ। तो ईवीएम पर ओपनिंग रिमार्क्स आपका क्या रहेगा? ईवीएम पे मेरा ओपनिंग रिमार्क यही रहेगा कि ईवीएम जो है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो भारत देश के संविधान के लिए ठीक नहीं है। और ईवीएम के वजह से जो सरकारें यहाँ पे पैदा हुई है भारत देश के अंदर, वो संविधानिक सरकारें नहीं है, वो गैर संविधानिक तरीक़ों से पैदा की हुई, मशीनों से पैदा की हुई सरकारें, ऐसा हमारा मानना है और ऐसे हमारे पास एनालिसिस भी है। तो जैसा कि आकाश सर आपने ये बताया कि ये जो सरकारें ईवीएम के माध्यम से चुन के आई है, ये गैर संवैधानिक सरकारें हैं, लेकिन काम तो ये संवैधानिक पद पे ही कर रही है, संविधान के अंदर रह के ही, दायरे में रह के ही कर रही है। तो फिर इसकी लीगल एंटिटी को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों पैदा किया गया है? एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन का मसला नहीं है, ये मसला है कि हमारा जो कानून है, जो हमारे देश की चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करता है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उस एक्ट की धारा 59A में जो है चुनाव का जो प्रावधान दिया हुआ है, चुनाव कराने का जो प्रक्रिया दी हुई है, वो बैलेट पेपर की प्रक्रिया दी हुई है। बैलेट पेपर की प्रक्रिया इसलिए दी हुई है क्योंकि बैलेट पेपर की प्रक्रिया ये पूरे दुनिया में सबसे निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। और इस बारे में सिर्फ इस हमारे देश में ही जो है शुरुआत से जो इलेक्शंस हुए, 1952 का पहला इलेक्शन आप अगर ले, उसके पहले भी जो इलेक्शंस होते थे ब्रिटिश राज में, उसमें भी बैलेट पेपर का उपयोग होता था। मशीन का उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो 1982 से पहली बार जो है वो भारत देश में शुरू हुई। लेकिन ये जो मशीन है, जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन लोगों ने भी इस मशीन को नकारा है इलेक्ट्रोल प्रोसेस के संबंध में, यानी चुनाव के प्रक्रिया में मशीन का उपयोग उन्होंने वर्जित कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक भी, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जर्मनी का, उन्होंने ये हेल्ड किया है उनके जजमेंट में
कि वोटर जो है वो लोकतंत्र का एक अविभाजित ऐसा घटक है, एक मूलभूत घटक है। और जब उस वोटर्स को ही पता नहीं चलता, वो जब तक वेरीफाई ही नहीं करता कि उसका मतदान कहाँ गया है, तब तक इस सारे प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बनता। और उन्होंने भी जो है ईवीएम मशीन को गैर संविधानिक करार दिया और उसके बाद से ईवीएम मशीन का उपयोग जर्मनी में होना बंद हो गया। इवन अमेरिका में कुछ इलेक्शंस ईवीएम मशीन से हुए, वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी और जो है ट्रांसपेरेंसी का काफ़ी सवाल पैदा हुआ, तो उन्होंने भी मशीन को बंद कर दिया। यानी इस पूरे दुनिया में 136 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन को बैन किया, क्योंकि ईवीएम मशीन ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे, डेमोक्रेटिक फैब्रिक पे जो है वो हल्ला करती है। जो लोग चुन के आते हैं वो लोग मशीन से चुन के आते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप बैलेट से छेड़छाड़ करेंगे तो 2 बैलेट से करेंगे, 10 बैलेट से करेंगे, 100 बैलेट से करेंगे, लेकिन मशीन में एट द टिप ऑफ योर फिंगर आप सारे के सारे रिजल्ट जो है वो बदला देते हैं। आकाश भाई, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जो 1982 से पहले के चुनाव भारत में हुए और दुनिया में भी हुए, तो आपने जैसे बताया कि दुनिया के 132 मुल्कों ने इसको बैन कर दिया है। तो ये जो 132 मुल्कों ने बैन किया, तो क्या उन्होंने ईवीएम की सारे मुल्कों ने पहले प्रैक्टिस की, उसको के रिजल्ट्स आउटपुट्स देखे और उसके आउटपुट देखने के बाद बंद किया, या फिर किसी 3, 4, 5 कंट्री के बैन करने के थ्योरी को लेकर के उन्होंने बैन कर दिया? उसमें कुछ देशों में तो ईवीएम का उपयोग कभी हुआ नहीं। अच्छा। जैसे जिन लोगों ने ईवीएम का आविष्कार किया, जैसे अमेरिका, जापान या बाद में चीन ने भी उसमें कुछ सुधार किए, तो इन्होंने जो है वो मशीन का निर्माण तो किया, लेकिन उन्होंने उस मशीन का उपयोग जो है वो 1-2 इलेक्शन या 2-4 टर्म्स के इलेक्शन के अलावा उन्होंने किया नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि मशीन ये बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकती है, वो इजीली हैक हो सकती है, वो इजीली टैम्पर की जा सकती है। जैसे हमारे कंप्यूटर डिवाइस को टैम्पर किया जा सकता है। जैसे अभी चुनाव आयोग का कहना है, हमारे भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम जो है वो पूरी तरीके से स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन ये यहाँ पे कहते हैं और उनके ईवीएम मैनुअल में खुद दिया हुआ है कि उनके कंट्रोल प्रोसेसर को और जो चिप है उसको कहीं ना कहीं किसी एनर्जी से आप लोग जो है इंटैक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिचुएशन है तो इंटैक्ट अगर हो सकता है तो हैक भी हो सकता है, अगर हैक हो सकता है तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें हम तो अभी बोल रहे हैं, लेकिन आज जो सत्ता में है उन लोगों ने ये चीज़ें 2009 के इलेक्शन के बाद 2014 तक लगातार बोली भी है, कोर्ट में पिटीशन भी डाला है। उनके पिटीशन के आधार पे ही वीवीपैट का जो है एक प्रावधान जो है ईवीएम मशीन के साथ किया गया, और वही लोग सबसे बड़े विरोधी रहे हैं ईवीएम के 2014 तक। और आज वो लोग 10 साल से सत्ता में हैं और वो ईवीएम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, लंदन के कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने प्रूव किया है, टेक्नीशियंस ने प्रूव किया है कि ईवीएम तो हम कहीं पे भी, अगर अटलांटिका में भी कोई बैठा है तो अपने एक्सपर्टीज से ईवीएम को हैक कर सकता है किसी भी अन्य देश के या अन्य जगह पर। तो जैसा आपने ये बताया कि ईवीएम जो है उन मुल्कों ने बंद कर दी जिन्होंने प्रैक्टिस में लाया, तो इंडिया बंद नहीं कर रहा है। मौजूदा वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहती कि ईवीएम बंद हो। तो इसमें और मौजूदा वक्त के जितने इन 10 सालों में इलेक्शन कमीशंस आए, चीफ इलेक्शन कमीशंस आए, उन्होंने नकारा है सिरे से। तो आपका कहना ये है कि वहाँ जो है वोटर की मॉरल, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को उन मुल्कों ने ज़्यादा तरजीह दी जिन मुल्कों ने ईवीएम को अपने यहाँ बैन किया, लेकिन भारत का इलेक्शन कमीशन उसको बंद नहीं करना चाहता है। यानी कि भारत का इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा वोटर जो है, भारतीय मतदाता जो है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन कर रहा है, अधिकार का हनन कर रहा है या उस पर डाका डाल रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा ही है। भारतीय संविधान जो बना है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे बना है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर जो भारत का नागरिक है उसे एडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है। उसके वोट का वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है इक्वल दिया गया है।
उसके वोट को कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार कहा है इलेक्शन से जुड़े हुए मामलों में कि जो मतदान का अधिकार है, राइट टू वोट जो है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर ये फंडामेंटल राइट है और अगर ये ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब कि भारतीय संविधान और आज जो भारतीय संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो बदलाव की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को भारतीय जनता ने चुन के दिया हुआ नहीं है। अगर चुन के दिया होता और उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरलिटी होती, तो इस तरीके से भारतीय संविधानिक पद पर बैठकर भारतीय संविधान के विरोध में बात करने की उनकी हिम्मत ना होती। आकाश भाई, ऐसा है कि जो मौजूदा वक्त की पॉलिटिकल पार्टी देश में सत्ता चला रही है, वो पार्टी तो जिसकी जनक है, मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका तो 1925 से ही इस चीज़ को लेके, इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग को लेके भी अगेंस्ट रहा है। वो पार्टी ही अंग्रेज़ों की हिमायत में काम करती रही है और अंग्रेज़ों की हिमायती रही है। वो संगठन आगे चल के जब भारत आज़ाद होता है तो हमारे देश के तिरंगे को भी उन्होंने नकारा है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने नकारा है। जब उनका एजेंडा ही अगेंस्ट टू फंडामेंटल राइट्स है, अगेंस्ट टू फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटीज़ की को प्रिजर्व करेंगे या उसके प्रैक्टिस को है तो कंपल करने के लिए कार्यरत रहेंगे करके? आपने बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल किया है। देखिए, कैसा होता है कि जब हम एज अ भारत देश को देखते हैं जी, तो हम कोई भी संस्था हो, वो संविधानिक रूप से बनी हो या ना बनी हो, उस संस्थाओं के सारे नागरिकों पहले भारतीय नागरिक हैं जी। दूसरी बात, वो किसी भी संस्था से या विचारधारा से जुड़े हो, लेकिन जब वो संविधानिक पद पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जब वो आरूढ़ होते हैं या जब वो बैठते हैं, तो वो भारत के नागरिक के तौर पे और भारत के संविधानिक पदों पे बैठे हुए ऑफिशियल्स के रूप में उनका जो दायित्व होता है, वो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा और भारतीय संविधान की पूरी तरीके से अमल को उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन ये जो भारत देश में ये जो पनपी हुई जो विचारधारा है, जो अनसेक्युलर विचारधारा है, जो एक धर्म का जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, और उसी के साथ सारे जो अनएथिकल काम भारतीय संविधान के विरोध में करने हैं, भारतीय लोकशाही के विरोध में, लोकतंत्र के विरोध में करती है, वो सारे काम वो करते हैं। लेकिन मेरा आज भी विश्वास है कि ये जो लोग हैं, ये ज़बरदस्ती से इन्होंने सत्ता हथियाई है। आज भी देखिए, इनकी एक्टिविटी जो है सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। और आज देश दो भागों में जो है आप देखेंगे कि बटा हुआ है। एक वो जो संविधान को अपना सब कुछ मानने को तैयार है, सब कुछ मानते हैं, भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को तहस नहस कर दिया है, जिन्होंने भारत को विभाजित कर दिया है धर्मों में, जातियों में, और वो नफरत के आधार पर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं इसमें दोषी मानता हूँ भारतीय नागरिकों को, क्योंकि भारतीय नागरिकों की ये जिम्मेवारी है कि अगर आपके देश में ऐसा कोई देश विरोधी काम हो रहा है तो आपने आपके देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भारत देश में कि आगे आने वालों की संख्या बहुत कम है, और जो आते हैं और जब उन्हें टारगेट किया जाता है तो उनको बचाने के लिए भी लोग रास्ते पे नहीं उतरते। इस वजह से जो है भारतीय लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो खतरा सिर्फ भारतीय नागरिकों के उदासीनता की वजह से पैदा हुआ है। अगर भारतीय नागरिक अपने उनके हक और अधिकारों को अगर कुचला जा रहा है, वो इसलिए कुचला जा रहा है क्योंकि वो अपने हक और अधिकारों के कुचले जाने पर जो है चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। जैसे हम ईवीएम के बारे में हमने पूरे देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया, राहुल गांधी जी को हमने मजबूर कर दिया कि वो ईवीएम के बारे में बोले, वो उस विषय को टाल रहे थे आखिरी तक, लेकिन हमने उनसे और उनके सारे शीर्ष नेताओं से ईवीएम के बारे में बोलने को उनको हमने मजबूर किया। ये क्यों हो रहा है? अगर आप भारतीय संविधान से आपको इतना प्यार है, आप भारतीय संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हो, आप भारतीय संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, राइट ऑफ लाइफ दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, आप उसको एक्नॉलेज करते हो, उसको मानते हो, तो आप भारतीय संविधान जिस
यंत्रणा से नियंत्रित होता है। जिस यंत्रणा से भारतीय संविधान को जो है वो अमल में लाने की प्रक्रिया जो है वो होती है, वो चुनाव आयोग और उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं चुनाव की, उस बारे में आप बात करने से क्यों कतराते हो? आप इसलिए कतराते हो क्योंकि आपने ही खुद उस मशीन को लाया, या आप इसलिए कतराते हो कि आपको डर है किसी से, आप इसलिए कतराते हो कि आपको ऐसा लगता है कि इस मशीन का आज इन्होंने दुरुपयोग किया, कल हम भी कर पाएंगे? तो हमें कहीं ना आकाश कहीं भाई, ये जो आपने लाइन कही, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां इसी वजह से इसको लेके कोई जनव्यापी आंदोलन नहीं करती है या नहीं कर रही है। ये आपने जो बात कही उसका तर्क तो इस बात से साबित होता है। लेकिन चूंकि एज लॉयर आप लोग जो है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के मिशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कोर्ट में फिर आप लोग इसको साबित क्यों नहीं कर पाए आज तक के? नहीं, लीगल प्रैक्टिस के ऐसा अंदर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसको बैन क्यों नहीं किया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पे बोलने के लिए आपने मुझे प्रवृत्त किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जो देख रहे हैं, जो हमारा कयास है कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने सिर्फ रस्तों के आंदोलन करने के लिए वो प्रचलित नहीं है, या सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स से मिलके उनको बोलने के लिए जो है प्रवृत्त करने के लिए प्रचलित नहीं है। तो हम लीगल बैटल भी लड़ रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन पेंडिंग है जिसको डायरी नंबर पड़ा हुआ है, और वो जो फोरम फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो संगठन है उस संगठन के पिटीशन के साथ वो लगने वाली थी, लेकिन वो नहीं लगी। दूसरा, हमने ऑलरेडी हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन का प्रावधान किया हुआ है नागपुर बेंच के सामने, मुंबई हाईकोर्ट नागपुर बेंच के सामने, और उसमें अभी जो पिटीशन पेंडिंग है उसमें भी हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ईवीएम के बारे में सारे सबूत होने के बाद भी, देखिए जब जनहित का मुद्दा होता है तो मुद्दा ज़्यादा सेंसिबल होता है, सही। और जब जनहित का और जनता से जुड़ा हुआ, देश के फैब्रिक से, देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ जब मुद्दा होता है, तब आप जो है इंडिविजुअल एविडेंस को ज़्यादा महत्व देने से बेहतर आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो पब्लिक से जो एविडेंस आ रहा है आप उसको ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो बात आप कह रहे हैं ये कोर्ट के परिपक्ष में कह रहे हैं, कोर्ट के परिपक्ष में, लेकिन हम देख रहे हैं और बहुत दुखद ये परिस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है ईवीएम के बारे में किसी भी तरीके की निष्पक्ष भूमिका या संविधान को बचाने के लिए या भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए या सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए किसी भी तरीके की जो भूमिका है, निष्पक्ष भूमिका लेते हुए हमें दिखा नहीं है। अभी हाल ही में 3 दिन या 4 दिन पहले का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो 2 प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। पहली प्रेयर थी कि ईवीएम को पूरी तरीके से बैन करके सेक्शन 59 के तहत जो है वो बैलेट पेपर से जो है सारे इलेक्शंस किए जाए, और दूसरा था कि जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है 2024 के, उस लोकसभा इलेक्शन में मशीन से तो इलेक्शन हो चुके हैं, तो जो मिलान है, जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ जो पड़ती है उन पर्चियों का और जो मशीन से जो रिजल्ट आते हैं उनका जो 100% मिलान किया जाए। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इस पिटीशन को रिजेक्ट करते वक्त वो जजमेंट, मैं आज ही सुबह मैंने उस पूरे जजमेंट को पढ़ा। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सिंगल जो वकील थे जो ईवीएम के विरोध में जिन्होंने पिटीशन डाली थी या जो उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को उन्होंने सिरे से खारिज किया, उन मुद्दों को उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही पक्ष वो पूरे जजमेंट में लिखा हुआ है। आकाश भाई, ये तो ऐसा हो गया कि मतलब हम जो न्याय के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं हमारी न्यायपालिका पे, तो न्यायपालिका जब सरकारों के समर्थन में काम करने लगे तो फिर न्यायपालिका पे भरोसा खत्म नहीं होगा आम नागरिक का? भरोसा खत्म हो चुका है। आप देखिए अभी एक सर्वे आया, साल में जैसे फैसले आ रहे हैं पिछले 10 साल में, सही बात है, सीजीआईस काम कर रहे हैं, सही बात है, तो वो सीजीआईस जो काम कर रहे हैं, जैसा भी ये जो सीजीआई मौजूदा सीजीआई चंद्रचूड़ साहब से तो बड़ी उम्मीदें रही है लोगों को आने के बाद में कि कुछ बड़े लैंडमार्क डिसीजन वो लेंगे, लेकिन जो अभी आपने डिसीजन की बात की, ये तो लैंडमार्क तो छोड़ दो, ये मार्क
वाले भी नहीं है, डिसीजन है। और इस पिटीशन को, ईवीएम की पिटीशन को आर्ग्यू करने वाले जो हमारे वकील थे प्रशांत भूषण जी, वो काफी बड़े वकील है और काफी होशियार, यानी देश में उनका लोहा माना जाता है। आर्गुमेंट और तथ्य और तर्क जो है और सारे तथ्य और तर्क उन्होंने सारे सही रखे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है ईवीएम है, ये जो जजमेंट है उसको ये बोला जा सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बायस्ड है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन टू इंडिया पॉपुलेशन हो गई है। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। इस जजमेंट को जो है लार्जर बेंच के सामने रेफर करना चाहिए, रेफरेंस इसका होना चाहिए, क्योंकि 1984 में भी ईवीएम मशीन पे एक जजमेंट आया था जिसमें ईवीएम मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है भारत में ही, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ही घोषित किया था। तो ये पर मैटेरिया हो गया है, दोनों जजमेंट के बीच वाद है, जज टू जज वेरी कर रहा है। तो इसको लार्जर बेंच को मुझे लगता है रेफर करना चाहिए और हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि लार्जर बेंच में जाएं, या तो हम रिव्यू में जाके रिव्यू को लार्जर बेंच में रेफर करें। 3 जज की बेंच में था ये फैसला या ये डिवीजन बेंच में था, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने ये था। 2 जज के बेंच के सामने ये जो था मामला था पूरा। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ऐसे मुद्दे भी है कि देखिए, मैं आपको एक प्रक्रिया समझा देता हूँ। बैलेट पेपर में क्या होता है कि जब आप बैलेट पेपर से जब आप वोटिंग करते हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप जाते हो, आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, आपका वोटर आईडी रजिस्टर होता है, आपको बैलेट मिलता है। बैलेट पेपर आपके पोजीशन में आता है। आपके पोजीशन में आने के बाद आप उस बैलेट पेपर के मालिक बनते हो। आप बैलेट पेपर के मालिक बनने के बाद वो आपके हाथ में होता है। उसके बाद आप वेरीफाई करते हो कि कितने लोग वहाँ पे हैं, कौन से चुनाव चिन्ह पे खड़ा है। आप खुद अपने हाथ से उस अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के ऊपर या चिन्ह के ऊपर जो है आप ठप्पा लगाते हैं और आप खुद उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके अपने हाथ से उसे बैलेट बॉक्स में डालते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सिंपल है, टच एंड फील भी है और इतनी सिंपल है कि आपको समझता है कि आपने वोट किसको दिया। अब मुझे बताइए, भारत में ज़्यादा जो इलेक्टोरल है, यानी जो भारतीय नागरिक है जो मतदान के लिए जो एलिजिबल है, वो उनको खुद का मोबाइल वो हैंडल नहीं कर सकते अच्छे से। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आईफोन के सारे फीचर बताइए तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो मशीन के फीचर कैसे बता सकते हैं? सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये 3 डिवाइसेस में ईवीएम मशीन है। एक तो कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा जो होता है वीवीपैट होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किसके पोजीशन में होता है? तो इलेक्शन ऑफिसर के पोजीशन में होता है। यानी आपका वोट जहाँ रजिस्टर हो रहा है, वो मशीन जो है वो किसके पोजीशन में है? तो इलेक्शन ऑफिसर के पोजीशन में। उस मशीन को आप हाथ नहीं लगा सकते। सही है। आप बैलेट यूनिट पे जाते हो, बैलेट यूनिट पे आप आपके पसंद के उम्मीदवार के नाम के बाजू वाली बटन दबाते हो। बटन दबाने के बाद उस जो यूनिट है, उस यूनिट में आपका जो है मतदान नहीं जा रहा है, वो जा रहा है तीसरे यूनिट में। और तीसरे यूनिट में क्यों जा रहा है? सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने किसको मतदान किया है। और वहां पे जो जा रहा है या दिख रहा है, उस वीवीपैट के पर्ची को भी आप टच नहीं कर सकते, ना ही वेरीफाई कर सकते। वो सिर्फ आपको दिखता है। वो दिखता भी है तो इतना ब्लर दिखता है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ आपके वोट के अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन होता है। तो आपने वेरीफाई नहीं किया। एक तो जिस प्रक्रिया से आप जा रहे हो वो प्रक्रिया आपको पता नहीं, दूसरा आपका वोट कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता नहीं। हमने वेरीफाई किया तो हमको पता चला कि इस तरीके से होता है। चलो, वीवीपैट में पर्ची गिरने के बाद जो बीप होता है बड़ा, उसके बाद वो वोट जो जाता है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। तो ये जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि यहाँ फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते जब मैं वोटर हूँ। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है इसके बारे में ये है कि बैलेट पे कराने के लिए उनको मैन पावर ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा लगता है, पैसे का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है, देश पे बोझ पड़ता है। भले इलेक्शन कमीशन अपने पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए हमारे टैक्स का पैसा कितना भी खर्चा कर सकता है, लेकिन वो हमारे अधिकार के लिए नहीं करना चाहता ना। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? सवाल ऐसा है कि
भारत की सरकार 16 लाख रुपए का लोन व्यापारियों का माफ कर 16 लाख सकती है। करोड़ का 16 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है वो माफ करा सकती है जी। लोगों का रिजर्वेशन बंद करा सकती है। लोगों के मूलभूत अधिकारों को कुचल सकती है। तो उसके वो तो इसलिए ना आकाश भाई कि 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा जा सके, हर 2 घंटे में कपड़े बदले जा सके, बराबर है ना? और एक मेकअप आर्टिस्ट लाखों रुपए की सैलरी पे एक एक बाल को छाटने के लिए रखे जा सके। यस, तो ये सब के खर्चे निकालना है तो हमारी जेब काटना है ना। आपकी जेब काटना है और साथ में आपको इस भारत का नागरिक भी नहीं रखना है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है नागरिकता कि नागरिकता के तौर पे आपके मतदान का अधिकारी अगर आपको नहीं निभाने दिया जा रहा है तो आप नागरिक रहे कहाँ से। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सारी सत्ता फेल हो जाती है तब सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट, लगता है कि मौजूदा वक्त में वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट निभा पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने जो देखा कि एक सर्वे आया था कि भारतीय मतदान प्रक्रिया पे जो विश्वास 58% था 2019 में, वो घट के 28% हो गया है भारत के नागरिकों का। एकदम से 30% का स्लाइड डाउन हुआ है। स्लाइड डाउन हुआ है। वो इसलिए हुआ है 100 में से सिर्फ 28 लोग ही अब भारतीय मतदान, हर एक भारतीय नागरिक ये मानने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ये तीनों मिलके एक सिंडिकेट बनाकर इस भारत देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये सभी का मानना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस भारत देश को बचाने में सबसे अहम भूमिका अभी अगर कोई निभा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो देश विरोध में काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभा रहा है तो फिर लोगों के सामने इस देश में आंदोलन करने के सिवा पर्याय, इस देश को बचाने के लिए तो सामने आना पड़ेगा। लोग आंदोलन ना करें इसलिए पिछले 10 सालों में जो है सरकार ने बहुत टेक्निकली लोगों को इंगेज किया है, आम आदमी को इंगेज किया है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म किया है, महंगाई बढ़ाई है, पर कैपिटा इनकम कम किया है, सेविंग को कम किया है। तो ये तो वेल प्लान ऑफ तरीके से काम किया जा रहा है। मतलब जो गोलवरकर ने अपनी किताब में लिखा वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट पिछले 10 साल में की गई है ताकि आप आंदोलन ही ना कर सको। सही बात है। वो प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग हुआ करता था ना पिक्चरों में, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। सही बात है। तो आज हमारी परिस्थिति देश के नागरिकों को वो कर दी जा रही है और आगे इस तरह से और की जाएंगी। तो तब भी है तो कोर्ट ऐसे ही खामोश नहीं। देखिए, मुझे ये कहना है कि कितनी भी विचलित करने वाली परिस्थितियां निर्माण क्यों ना की जाए, भारत के नागरिक के तौर पर हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है आंदोलित हो उठे। अगर लोग आंदोलित हो गए तो सरकार भी अपने दायरे में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे में रहेंगे और इलेक्शन कमीशन भी अपने दायरे में रहेंगे। हम जितना हमारे हक और अधिकारों का उपयोग कम करेंगे उतना उन लोगों को ताकत मिलेगी, और जितना हमारे हक और अधिकारों का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे उतना ये लोग जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। एक्चुअली हमने इस तरीके की सरकार और इस तरीके की एक्चुअली देखिए, जब ब्रिटिश काल में हमेशा एक बात कही गई है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को उन्होंने एड्रेस किया था कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज आप देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए कौन लोग हैं। आप देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, कौन लोग बैठे हुए हैं। आपके भवितव्य का फैसला ऐसे लोग कर रहे हैं जो निष्पक्ष ही नहीं है, जिनके खून में ही निष्पक्षता नहीं है, और वो विषमता पे बिलीव करने वाले या विश्वास करने वाले लोग हैं जो हमेशा आपको दबा के रखना चाहते हैं। अब जब तक 2014 तक कम से कम आपको इतनी तो अनुमति थी कि आपके लीगल राइट्स के बारे में आप खुल के बोल सकें, आपके हक और अधिकारों के बारे में आप खुल के बोल सकें। अगर कुछ गलत होता है तो उस बारे में आप सरकार को भी घेर सकते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि अगर आप सरकार के बारे में बोलेंगे तो आपको देशद्रोही बोलेंगे, मैं अगर सरकार के बारे में बोलूंगा तो मेरे पीछे ईडी लगवा देंगे या सीबीआई लगवा देंगे। तो ये इस तरीके से जो है लोकतंत्र नहीं चलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि आप जितना लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। और अगर आप आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट
या फिर जो देश विरोधी ताकतें जो काम कर रही है संविधान के खिलाफ में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ये नहीं सुधरती है तो आने वाले दिनों में वो किसी पार्टी से लोगों को मतलब नहीं रहेगा, लोग रास्ते पे उतरेंगे, लोग उतर रहे हैं और लोगों ने अभी बोलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखिए तो लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया है, लोग अभी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा खुद को अवेयर कर रहे हैं कि आप देखिए कि हर जगह आज इलेक्शन के टाइम में भी लोगों ने बोला है कि ये सरकार जो है ये बदलनी चाहिए क्योंकि इन सरकार ने हमारे पूरे देश को लूटा है। इस तरीके की सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रहेंगी तो कैसे बदल पाएंगे, वही सबसे बड़ा सवाल है। और हमने इस बात को राहुल गांधी को हमने पर्सनली एड्रेस किया इस बारे में। हमने उनको यही बोला कि सब लोग आपके साथ है, लेकिन आप जो सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का, उस मुद्दे पे आप बोलिए, मुखर हुई है और उस मुद्दे पर आप बड़ा आंदोलन छेड़िए। लेकिन मुझे नहीं पता उनके आजू बाजू के सर्कल में कौन से लोग इन्वॉल्व है, वो इस आंदोलन को बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। हमने उनको अपील की थी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट को घेराव करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हमने भारत की सबसे बड़ी ईवीएम विरोधी परिषद हमने नागपुर में ही लगाई और ये मुझे काफ़ी मैं दुख हुआ जब मैंने सुना कि इतने सालों में इतना बड़ा परिषद हुआ ही नहीं ईवीएम के बारे में कभी। अच्छा। तो हम सारी तरीके से तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम कब तक लड़ेंगे? यानी हमारे पास हमारे संसाधनों की मर्यादा है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना हमें स्टेट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना हमें पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेक्ट कर रही है, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में अगर हमें हमारी लड़ाई जारी रखनी है तो हमें लोगों के बीच में जाके लोगों को आंदोलित करना पड़ेगा और वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, एडवोकेट आकाश मुन से हम जान रहे थे कि ईवीएम के ऊपर में क्या हो रहा है, लीगलिटीज़ क्या चल रही है। इनका जो एजिटेशन है वो हमारा एजिटेशन है, ये हम माने, और हम माने तब कि जब हम जाने कि वो हमारा एजिटेशन क्यों है या वो आंदोलन हमारे हिस्से का क्यों है। ये सारी बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इन तमाम बिंदुओं की चर्चा में आपको क्या समझ में आया, आपने क्या इससे हासिल किया और आपने क्या समझा, वो सब कुछ आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके बताइए, ताकि आइंदा और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी आपकी ओपिनियन या रेफरेंडम मिल सके कि जो आकाश मुन साहब जैसे लोग काम कर रहे हैं पूरे देश भर में ईवीएम के लिए लगे हुए हैं, ईवीएम को बंद कराने और देश के संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी मेहनत इस बात को लेके कि हमारा जो राइट टू वोट्स और अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार है उसकी रक्षा की जा सके, उसको सही तरीके से वो हमें हमारा हक ट्रांसपेरेंट होके मिल सके, ना कि चंद लोगों के दबाव में मैनिपुलेटेड मिल सके। जैसा कि ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपसे साझा की गई है एडवोकेट आकाश मुन साहब की तरफ से, तो हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर एक तक जाना ज़रूरी है। जहाँ चुनाव हो चुके हैं वहाँ भी इन्फॉर्मेशन का पहुँचना ज़रूरी है, जहाँ वोटिंग अभी होनी बाकी है वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है। और ये सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 का मामला नहीं है, ये आने वाले तमाम चुनाव का मामला और आने वाले तमाम राज्य सरकारों से लेके लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक के और ग्रामीण में तक के काम करने वाली एजेंसियों को चुनने का मामला है। क्योंकि सरकारें हमारी मालक नहीं हैं, सरकारें हमारी नौकर है, सरकारों को हम चुनते हैं, वो हमारी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियां हैं और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को चुनने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ये सही है ना? सही है, बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार हमें दिया है, तो अपने अधिकार का हक जो मिला हुआ है आपको उसकी रक्षा करना भी आपकी मेरी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ईवीएम के ताल्लुक से बात जानी। जैसा कि हमारा वादा है इनकलाब समाचार के सभी दर्शकों से कि हम टाइम टू टाइम देश के हित में, संविधान के हित में ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिल पा रही है वो इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।